जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक शेर है, शेर सुनिए। हमने उसको इतना देखा, हमने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था। हमने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आँखों से कितना देखा जा सकता था। ये शेर मैं मंसूब करता हूँ, नाम करता हूँ जनाब आला हज़रत डोनल्ड ली के नाम। आला हज़रत ज़ात अक़दस, ज़ात बाबरकत, पिसरे साइफ़र, असद मजीद बैठक की शान, साइफ़र बयानिए की जान, जिसे रोज़ याद करे मेरा कप्तान और जिसे अब जाने पूरा पाकिस्तान। आला हज़रत डोनल्ड लू, जो पाकिस्तान में इतना मशहूर व मारूफ हो चुका है कि अब अगर इलेक्शन लड़े तो फॉर्म 47 की रूह से इलेक्शन जीत जाए। और आला हज़रत डोनल्ड लू को, ज़ात अक़दस डोनल्ड लू को हमने देखा, गौर से देखा और बोलते सुना और उनके फरमुदात भी सुने। आला हज़रत डोनल्ड लू के फरमुदात पे आने से पहले ये मैं बता दूं कि एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास, जिसमें चारों वज़रा आला बशमूल अली अमीन गंडापुर शामिल हुए हैं। और इस कौंसल में, इस मीटिंग में मेन एजेंडा था मिशन बहाली मईशत। और ये तो आप जान ही गए होंगे कि शहबाज हुकूमत ने कख नहीं करना, ना ये किसी जोगे हैं, ना इनसे कुछ हो सकना है। ये सारे हैं बयानात के धनी, जिस्मों को ज़बानें नहीं लगी हुई, इनकी ज़बानों को जिस्म लगे हुए। बस बड़ी बड़ी बातें, बड़कें, नारे, वादे, दावे, कारकर्दगी सिफर। लिहाजा जो कुछ भी करना है फ़ौज ने करना है। आर्मी चीफ भी इस कौंसल के इजलास में शरीक थे और वो सऊदी अरब से वापस आए थे। सऊदी अरब में उनकी सऊदी वलीअहद से मुलाकात हुई और सुना जा रहा है कोई सरमायाकारी आ रही है, अल्लाह करे। जहां एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, वहीं लाहौर में पंजाब असम्बली में हैरत अंगेज़ तौर पर हकूमती अरकान ने वॉकआउट किया और वॉकआउट की वजह इमरान खान साहब के अपोजिशन वाले इमरान खान साहब की तस्वीर लेके आए, और बल्कि तस्वीरें लेके आए जिस पर हुकूमत ने वॉकआउट किया कि वो तस्वीर ना लाएं। कभी हुकूमत ने इस पर वॉकआउट नहीं किया कि नवाज शरीफ साहब की मरियम नवाज तस्वीरें क्यों लाती हैं, या जब इमरान खान की हुकूमत थी तो बैनर्स, पम्फलेट्स नवाज शरीफ की तस्वीरों वाले आते थे, उस वक्त वॉकआउट नहीं किया, लेकिन अब वॉकआउट किया। और यह भी बड़ी हैरत की बात है कि हुकूमत वॉकआउट कर रही थी। जेल में बैठा इमरान खान इस शहबाज हुकूमत और इन सारी सियासी जमातों के गले की वो हड्डी बन गया है जो ना निगली जा सकती है, ना उगली जा सकती है। जहां पंजाब असम्बली में जब ये वॉकआउट हो रहा था, उसी वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक समाअत जारी थी, और उस समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब अडयाला जेल के हुक्काम से पूछ रहे थे कि आप इमरान खान से उनकी वकला की मुलाकात क्यों नहीं करवाते। किसी भी कैदी को ये हक हासिल है कि वो अपने वकला से मिले और ख़ानदान से मिले, आपको क्या तकलीफ़ है। इस पर जेल हुक्काम से जवाब तलब कर लिया गया है, अब वो तहरीरी जवाब जमा करवाएंगे। और आला हज़रत डोनल्ड लू पर वापस आने से पहले ये बताता चलूँ कि परवेज़ इलाही साहब, 77 साला परवेज़ इलाही की मेडिकल रिपोर्ट, तफसीली मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है। परवेज़ इलाही 77 साला परवेज़ इलाही जो बीमार हैं, और जो जब मैं अडयाला जेल एक मरतबा गया तो मुझे वहाँ के डिप्टी सुप्रीडेंट ने कहा कि सारा दिन वो मुख्तलिफ दवाइयाँ खाते हैं और वो वाकई बीमार हैं।
परवेज़ इलाही साहब की मेडिकल रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जहां उनकी पेशी थी और वो नहीं आए, जब वो नहीं आए तो उनकी मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई गई। उस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक परवेज़ इलाही जेल के वाशरूम में गिरे, 4 पसलियां उनकी टूटी हैं, सर पर चोट लगी है, माथे पर चोट लगी है, बाईं आंख के करीब चोट लगी है, बाजू पर भी चोट लगी है, छाती उनकी सूज चुकी है, घुटना उनका जख्मी है। और परवेज़ इलाही का चेकअप हुआ है, सरकारी डॉक्टरों ने चेकअप किया है। परवेज़ इलाही वो शख्स हैं जो मैं कई बार कह चुका हूं कि बाई चॉइस इमरान खान को उन्होंने ज्वाइन किया। वो पीडीएम के वज़ीर आला बन सकते थे और इस वक्त भी मौजें कर सकते थे, बाहर बैठे होते, अगर वो इमरान खान का साथ ना देते। और जब चौधरी शुजात लाहौर की जेल में परवेज़ इलाही से मिलने गए तो परवेज़ इलाही साहब की अहलिया कैसरा इलाही के मुताबिक चौधरी शुजात ने यह पेशकश की कि आज आप इमरान खान का साथ छोड़ दें, कल शाम से पहले आप घर होंगे और मुन्निस इलाही जो इश्तिहारीपन काट रहा है वो भी वापस आ चुका होगा। लेकिन और मैं ये भी बताता चलूँ कि मुन्निस इलाही ने कई बार बाहर से परवेज़ इलाही को कहा है कि अब्बू आप अब्बा जान आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, कोई बात नहीं, आप इमरान खान का साथ छोड़ दें। परवेज़ इलाही ने कहा नहीं, अब नहीं, अब अगर मरना पड़ा तो जेल में मरूंगा, और जो कुछ हो चुका है इसके बाद अब और क्या कुछ होगा। मेरे घर का दरवाज़ा बख्तरबंद गाड़ी से टूट चुका, फैमिली मेरी तकसीम कर दी गई, मेरे घर में ख़वातीन के होते हुए पुलिस वालों ने ख़वातीन से बदतमीज़ी की, मुझे घसीट कर गाड़ियों में डाला गया, मुझे मन घड़त और झूठे मुकदमों में फंसाया गया। 80% मन घड़त और झूठे मुकदमे हैं, दहशतगर्दी के मुकदमे हैं। परवेज़ इलाही वो शख्स हैं जो आखिर तक और बल्कि अभी तक उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज के हवाले से एक लफ्ज़ नहीं बोला। वो 9 मई के मुकदमों में भी मुलव्वस नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन वो 9 मई के मुकदमे उन पर बने हुए हैं। और परवेज़ इलाही वो शख्स हैं जो इमरान खान को आखिरी वक्त तक मशवरा देते रहे थे कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई बनती नहीं, हमने इस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ना। क्यों? इसलिए कि जब हम उधर लड़ेंगे तो बेनिफिशरी होंगे नून वाले, बेनिफिशरी होंगे पीपल्स पार्टी वाले। परवेज़ इलाही वो शख्स हैं जो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक अरसा तक राब्ताकार भी रहे और कोशिश करते रहे कि हालात बेहतर हो जाएं। परवेज़ इलाही वो शख्स हैं कि जिनके बारे में तरीके इंसाफ के अंदर 4-5 ऐसे सियासतदान थे जिन्होंने इमरान खान के कान भरे कि परवेज़ इलाही इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, लिहाजा आप पंजाब हुकूमत ख़त्म करें। ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर पंजाब हुकूमत ख़त्म नहीं करेंगे। परवेज़ इलाही वो शख्स आदमी हैं वो आदमी हैं, वो शख्स हैं, वो सियासतदान हैं जिनके बारे में अब इमरान खान कहते हैं कि मुझे हैरत हुई, खुशी हुई और फ़ख्र हुआ कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही खड़े रहे, और मुझे दुख हुआ कि वो सारे लोग जो मेरे साथ इनकलाबी थे वो सब साथ छोड़ गए। परवेज़ इलाही जेल में हैं और 77 साला बीमार परवेज़ इलाही को तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत मिलनी चाहिए। 9 मई के जो मुकदमों में या 9 मई में जिसका कोई किरदार ना हो और जिस पर करप्शन के मुकदमे बनाए गए हों और जिनकी एक दूसरी बीवी भी दरियाफ्त की गई हो और जिनके खिलाफ तरह तरह के मुकदमे बनाकर उनके पूरे ख़ानदान को पर्चों में शामिल किया गया हो, उस शख्स ने हमेशा कहा कि इदारों की इज़्ज़त करें, इदारों को साथ लेकर चलें। और वो उम्र भर परवेज़ इलाही के बारे में मशहूर था कि वो चौधरी ख़ानदान उम्र भर इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुकूमत करता है। परवेज़ इलाही ने चौधरी ख़ानदान की हिस्ट्री बदल दी। अगर नवाज शरीफ को असाबी दबाव और डिप्रेशन और बीमारियों की वजह से 8 हफ्ते का रिलीफ घर मिल सकता है, अगर नवाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन भिजवाया जा सकता है, तो 77 साला परवेज़ इलाही को क्यों नहीं? आप मुकदमे जो उनके हैं, जो केस हैं, वो अदालतों में वो लड़ें, कोई केस माफ़ ना करें,
मेरिट पर वो लड़ें, लेकिन एक बीमार आदमी, 77 साल बूढ़ा आदमी कहीं भाग थोड़ी जाएगा। ECL पे नाम डाल दें, मगर इस वक्त उनको जेल में रखना, टॉर्चर करना, ये जुल्म है। और परवेज़ इलाही के बारे में ये भी बताता चलूँ कि परवेज़ इलाही पे जो जितने भी मुकदमे हैं उनमें 2-3 ऐसे हैं कि जो मुकदमे उन पर चलाए जा सकते हैं, बाकी सब बनाए गए हैं। हमारे यहाँ वक्त बदलने में देर नहीं लगती। इमरान खान हुकूमत थी, नवाज शरीफ की बीमारी थी, 13 मेडिकल रिपोर्टें उनकी बनी, 5 मेडिकल बोर्ड बने, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के डॉक्टर इकट्ठे हुए। जरदारी साहब बीमार थे, उनको मसाजर चेयर मुहैया की गई, उनको 24 घंटे के लिए वो मुलाजम मुहैया किया गया जो उनको ख़ास किस्म के खाने खिलाता था और BP और शुगर चेक करता था। शाहिद खाकान अब्बासी जेल में थे, उनके हर्निया का ऑपरेशन निकल आया। उनसे पूछा गया कि वो सरकारी अस्पताल में इलाज करवाएंगे, उन्होंने कहा नहीं, मैं प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाऊंगा। ये एक अलहदा दुख है कि हमारे सारे बड़ों के डॉक्टर बाहर हैं, अस्पताल बाहर हैं, और जो इधर भी करवाते हैं वो भी प्राइवेट अस्पतालों में, और हम सारे जो डंगर हैं, हम डंगर अस्पतालों में रुलते रहते हैं। तो शाहिद खाकान अब्बासी को एक इस्लामाबाद के प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया और उनका इलाज करवाया गया और ऑपरेशन हुआ। शहबाज शरीफ साहब कोट लखपत जेल में थे, उनकी कमर दर्द थी। उन्हें जब इमरान खान हुकूमत में अपोजिशन लीडर बनाया गया तो वो सीधा कोट लखपत जेल से मिनिस्टर कॉलोनी इस्लामाबाद में उनको बंगला अलाट हुआ। वहाँ आकर इस्लामाबाद के सरकारी अस्पताल का एक पैनल बना डॉक्टरों का, और वो उनको रोज़ फिजियोथेरापी करता था और मसाज करता था। मैं इस हक में कभी भी नहीं रहा, ना रहूँगा कि किसी पर अगर कोई इल्ज़ाम है या किसी पर कोई केस है तो उसे माफ़ कर दिया जाए, लेकिन इस हक में ज़रूर हूँ कि झूठा मुकदमा किसी पर नहीं होना चाहिए, इंतकामी कार्रवाई किसी के ख़िलाफ़ नहीं होनी चाहिए। अब वापस आते हैं जी आला हज़रत डोनाल्ड लू साहब की तरफ। डोनाल्ड लू साहब का बड़ा चर्चा है कल से, जब से डोनाल्ड लू साहब आला हज़रत ने खारजा अमूर की सब कमेटी में अपना बयान रिकॉर्ड करवाया या उनसे सवालात हुए और उन्होंने सवालों के जवाब दिए। उन सवालों के दरमियान में नारे भी लगे जब वो बात कर रहे थे कि साइफ़र बयानियाँ या अमेरिका ने इमरान हुकूमत गिराई, ये झूठ है, उस पर झूठ के नारे भी लगे। जो 7 तहरीक इंसाफ के लोग और बाकी बैठे हुए थे उन्होंने ये भी नारे लगाए कि इमरान खान को रिहा किया जाए, इमरान खान को पर झूठे मुकदमे उन्हें रिहा किया जाए। और साथ साथ कांग्रेस के रुकन ने यह भी कहा कि अमरीकी सफ़ीर जाकर इमरान खान से जेल में मिले, और ये भी कहा गया कि इमरान खान के साथ या तहरीक इंसाफ के साथ इलेक्शन से पहले जो कुछ हुआ, इलेक्शन की गिनती, इलेक्शन के नताइज के में जो कुछ हुआ और अब इलेक्शन के बाद जो कुछ हो रहा है वो जुल्म है। अब इसको मुख्तलिफ एंगल्स दिए जा रहे हैं। हुकूमत वो उमरा लंगियाँ पब्बां भार खड़ी हुई है और कह रही है कि देखा ये लॉबिंग थी PTI की कि यहाँ तक बात पहुँची। अगर ये बात मान भी ली जाए तो इसका मतलब है कि हुकूमत से ज़्यादा इस वक्त इमरान खान ताकतवर है अभी भी, कि जिसकी लॉबिंग ने आला हज़रत डोनाल्ड लू को पार्लियामेंट में जवाबदेही के लिए मजबूर कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओवरसीज़ हैं, जहाँ जिस मुल्क में हैं, वो बड़े बाअसर हैं। और चूँकि वहाँ निज़ाम है, आइन और कानून की हुक्मरानी होती है, वहाँ जमहूरी मुआशरे हैं, वहाँ बात सुनी जाती है और जायज़ बात हो तो मानी जाती है। ये अलहदा बात है कि हम अमेरिका को कुछ ज़्यादा सर पर चढ़ा लेते हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से, चार दीवारी के हवाले से, या उनके बनी नू इंसान की
फलाह बहबूद के हवाले से। अमेरिका एक गुंडा है, अमेरिका एक थानेदार है, अमेरिका का दोहरा मयार है, अमेरिका का मुनाफिकाना मयार है। अमेरिका को यूक्रेन में इंसान नज़र आते हैं, अमेरिका को फ़लस्तीन में जानवर नज़र आते हैं। 12,000 बच्चे फ़लस्तीन में कत्ल कर दिए गए। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी अभी भी जारी है। 30 लाख फ़लस्तीनी जब हम सहरी और इफ्तारियाँ कर रहे होते हैं अपने घरों में बैठकर, छत के नीचे बैठकर सुकून के साथ, इस वक्त भी वो खुले आसमान तले हैं और पानी, कई लोगों को पानी तक मुहैया नहीं है, इमदाद भी नहीं पहुँचाने दी जा रही। और इसराइल की जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ जब भी अक़वाम मुत्तहिदा में बात आई, अमेरिका ने वीटो कर दिया। अमेरिका ने डिक्टेटर्स को, जो जमहूरी मुल्क बनता है, डिक्टेटर्स को प्रमोट किया। अमेरिका ने अपने मफादात के लिए कहा कि जिसको चाहे कुचलना है कुचल दो। अमेरिका अपने मफादात का ताबे है और पूरी दुनिया ताबे है। अमेरिका ना कभी जमहूरियत का चैम्पियन कहला सकता है, ना इंसानी हकूक़ का चैम्पियन कहला सकता है, ना अमेरिका चादर चार दीवारी के तकद्दुस की बात कर सकता है, क्योंकि ये सब कुछ मलिया मेट उसने खुद किया है और ये साबित किया है बार बार। लेकिन अमेरिका के अंदर इतना ज़रूर है कि डोनाल्ड लू को पेश होना पड़ा, क्योंकि अंदर, अमेरिका के अंदर वो अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ चीज़ों को कि वो ये मलिया मेट कर दे। ये मैंने कल भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि ये होती है असल जमहूरियत, ये होती है वोट की ताकत, ये होती है सिविलियन बालादस्ती, ये होता है आइन और कानून वाला निज़ाम, ये होता है कानून की हुक्मरानी। कि डोनाल्ड लू को सब कमेटी ने कहा कि पेश हो जाए और पेश होना पड़ा। हमारे यहाँ कभी सोचा जा सकता है कि किसी को पार्लियामेंट में इस तरह के सवाल किए जाएं और वो जवाब दे या पेश होना भी पसंद फरमाए? इसे कहते हैं पार्लियामेंट का तकद्दुस। गो के बाहर अमेरिका का रवैया मुनाफिकाना, दोहरा मयार, लेकिन अमेरिका के अंदर वो फिर भी अभी तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर वो कारबंद हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो चाह कर भी उनको साइड पे नहीं कर सकते या उनकी वायलेशन नहीं कर सकते। आला हज़रत डोनाल्ड लू के साइफर और इलेक्शन धांधली पर तो बड़ा चर्चा है, लेकिन आला हज़रत डोनाल्ड लू ने एक और बात भी की है जो उतनी हाईलाइट नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, और वो थी, उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि अमेरिका की कोशिश होगी कि पाक ईरान पाइपलाइन गैस जो है ये मुकम्मल ना हो या ये मंसूबा जारी ना रह सके। अब ये पाक ईरान पाइपलाइन गैस जो है ये ईरान और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा है। ईरान ने अपना काम कर दिया है और ईरान ने ये भी बता दिया है कि अगर पाकिस्तान ने काम ना किया तो उसे 18 अरब डॉलर का जुर्माना भी हो सकता है और हम आलमी अदालत इंसाफ में जाएंगे। अब जब हम अमेरिका के दबाव पर यह शुरू नहीं करेंगे तो हमें मुकदमा भुगतना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका हमें 18 अरब डॉलर देगा कि लो तुमने हमारे कहने पर ये इस मंसूबे से पीछे हटे हो, ये जुर्माना दे दो। तो एक और मुश्किल हमारे सामने है, एक दरिया से निकला तो दूसरे दरिया का सामना था, एक और दरिया का सामना करना पड़ेगा। और आला हज़रत डोनाल्ड लू को इतना हाईलाइट किया गया है, हुकूमत इतने उस पर उछल रही है कि कमाल है। एक तीसरे दर्जे का एहलकार जो अमेरिका का है वो इस वक्त हमारे पूरे निज़ाम पर भारी है। मैंने कहा कि हम तो रेमंड डेविस जो तीसरे दर्जे का एक कॉन्ट्रैक्टर था, एक उनकी एजेंसी का, CIA का तीसरे दर्जे का एहलकार था, हमारी पूरा मुल्क तो उसके आगे लेट गया था। वो 2 कत्ल करके टाटा बाय बाय करते हैं अमेरिका वापस चला गया, और वहाँ उस पर एक मुकदमा हुआ तेज़ रफ्तारी या कोई ट्रैफिक हादसे का, तो उठाकर उन्होंने जेल में डाल दिया। ये है अमेरिका के अंदर। लेकिन अमेरिका जब बाहर होता है तो फिर अपने वो तीसरे दर्जे के एहलकार के लिए पूरे मुल्क को यरगमाल बना लेता है। तो आला हज़रत डोनाल्ड लू के हवाले से जो कुछ आला हज़रत डोनाल्ड लू ने कहा वो उसने वही कहना था जो उसने कहा। और ज़ाहिर है अमेरिका अब ये तो नहीं कह सकता कि हाँ हम पूरी दुनिया में रिजीम चेंज करते हैं, हम अपने मतलब की हुकूमतें लाते हैं, जो हमारी हुकूमतें पसंद ना उनको हटाते हैं।
और जो हमें अच्छा ना लगे उसको हम पहले मोहब्बत से समझाते हैं, फिर धमकियां देते हैं और फिर ताकत से उसको तोरा बोरा बना देते हैं, जैसा कि हमने शाम में बनाया, इराक़ में बनाया, लीबिया में बनाया, अफ़गानिस्तान में बनाया। लेकिन जब हमारा मफाद जुड़ा हुआ हो तो हम यूक्रेन के एक खाली ज़मीन पर बम पड़े तो हम आंसुओं से रोते हैं, अरबों डॉलर की जायदाद देते हैं। लेकिन फ़लस्तीन की नस्ल कुशी हो रही हो, 40,000 के करीब लोग शहीद हो चुके हों, 12,000 बच्चे, ख़वातीन और पूरे लोगों के घरों को गिरा दिया गया हो, अस्पताल तबाह कर दिए गए हों, उनको खुले आसमान तले मजबूर कर दिया गया हो, लेकिन हम उस हवाले से कोई बात नहीं करते। तो डोनाल्ड लू साहब का चंद दिन ये बहस मुबाहिसा जारी रहेगा। हर कोई अपनी अपनी उसकी बातें अपनी अपनी करेगा, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि हासिल वसूल कुछ नहीं होना। अब इस वक्त होना क्या है, हो क्या रहा है, आखिर पे ये भी बताता चलो। रमज़ानुल मुबारक है और रमज़ानुल मुबारक के बारे में मैं आपको बहुत दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ, बात आगे बढ़ाने से एक बार फिर कह रहा हूँ, खुदा के लिए ये मसनूई महंगाई बंद कर दें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी बंद कर दें, इस मजबूर और बेकस लोगों के लिए सहूलतें पैदा करें, तमाम ताजर और तमाम जो साहिब इस्तात लोग हैं। और खुदा के लिए हुकूमतों से कहना है कि बस कर दें, अब ये लाइनों में लगाकर भिखारी बनाना हमें छोड़ दें। और आज शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे थे कि इलीट क्लास ने मुल्क तबाह कर दिया है, इलीट क्लास को टैक्स नेट में लाना है। शहबाज शरीफ साहब से कोई पूछे कि इलीट क्लास से आपका मतलब क्या है? आप ही तो हो ये इलीट क्लास, आप ही तो हो जिन्होंने हमें भिखारी बना दिया है, आप ही तो हो जिन्होंने इस मुल्क को भिखारी बना दिया है, आप ही तो हो जो 4 आने भी टैक्स नहीं देते, आप ही तो हो जिसके लिए आइन और कानून, जमहूरियत, सिविलियन वालादस्ती, वोट की इज़्ज़त घर के कनीज़ों जैसी है, आप ही तो हो जिसने इस मुल्क और कौम का सवा सत्यानाश किया है। अगर 5वीं मरतबा वज़ीर आज़म हाउस ऑफ शरीफ का बनकर 4 मरतबा पीपल्स पार्टी भुगता कर सिंध में वो 20-22 साल हुकूमत करके पंजाब में राजा रंजीत सिंह के बाद आप सबसे ज़्यादा हुकूमत का अरसा भुगता कर फिर भी हमें एलीट क्लास को के मगरमच्छ वाले आंसू बहाते हो, तो हमें भी सलाम कि हम आपकी बात का एतबार कर लेते हैं, और आपको भी सलाम कि आप ऐसी बातें कर लेते हैं। होने क्या जा रहा है? रमज़ान के बाद ऐसा लग रहा है कि फिर से एहतजाज होंगे, धांधली पर, मैंडेट चोरी पर, मखसूस नशिस्तों पर फिर से एहतजाज होंगे, महंगाई पर, बेरोज़गारी पर, गुर्बत पर। नए मुकदमे, नए पर्चे, हवालातें, जेलें, बेबस हुकूमत, महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत का सैलाब, IMF से अगले मुआहदे की कोशिशें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कोशिशें, मईशत बहाली की कोशिशें, मज़ीद कन्फ्यूजन, मज़ीद बेयकीनी, मज़ीद गुर्बत, मज़ीद बेरोज़गारी, मज़ीद महंगाई। इस वक्त ज़रूरत है तमाम स्टेक होल्डर्स बाशमूल इमरान खान, क्योंकि इमरान खान से बात किए बिना और कुछ चीज़ों पर उसके इत्तफाक़े उसको शामिल किए बिना अब ये मुल्क और कौम आगे नहीं बढ़ सकते। आप देख लें, कोशिश कर लें, मुल्क चला लें, चलेगा नहीं। क्योंकि जब आप पाकिस्तान का अगर बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो फिर हमारी ज़िद्दें, हमारी अनाएँ, हमारा झगड़े, हमारी नफ़रत, हमारी तकसीम, इनको भुलाना पड़ेगा। इमरान खान अपने मुकदमे भुगते, इमरान खान पे जो झूठे मुकदमे हैं वो ख़त्म किए जाएं, इमरान खान से बात की जाए, एक कोशिश की जाए मफाहमत की, आगे बढ़ने की। और इस वक्त ज़रूरत है मिसाके पाकिस्तान की। पाकिस्तान जिंदाबाद।